17 एजेंडास ऐसे थे जिन पर चर्चा हुई। मुख्य जिन पर बातचीत हुई है उसकी चर्चा मैं करूँगा। सबसे पहला तो एक रिकमेंडेशन हमने गवर्नर साहब को भेजी है कि विधानसभा का सत्र इस अगस्त के 26 तारीख को बुलाया जाए। मुझे लगता है कि राज्यपाल हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्पीकर साहब को निर्देश देंगे कि 26 को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाएं, और वो सत्र कितना होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उस पर हम लोग 26 तारीख को ही प्रातःकाल निर्णय कराएंगे। एक बड़ा विषय जो आज हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है कि गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से, और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो डीपीआर बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। कहाँ से कहाँ तक? हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम से, और जो मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है, जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके, और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, इसका जो एस्टिमेटेड बजट है। दूसरा जो निर्णय लिया कि हमने म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, चाहे वो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनके मेयर के चुनाव ये डायरेक्ट कर दिए हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट उस समय शेष रह गया कि जब ये डायरेक्ट किए गए 2019 में, उससे पहले के जो हुए हुए इलेक्शन थे उनमें एज इट इज़ वही व्यवस्था रहेगी, ये अमेंडमेंट उस समय रह गई थी, जिसके कारण से कुछ केसेस कोर्ट में आ गए। तो अब अल्टीमेटली आज हमने उसमें एक संशोधन करके कि जो पहले की चुनी हुई म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें नो कॉन्फिडेंस का या दोबारा चुने जाने का जो प्रावधान है वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही रहेगा। अमेंडमेंट तो 2019 जब से लागू हुई है उसके बाद डायरेक्ट चुनाव जितने होंगे ये चेयरमैन्स के और मेयर्स के होंगे। पहले वाली कमेटियों पर वही पुराने नियम लागू रहेंगे। एक निर्णय हमने लिया है कि हरसेक नाम से जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामान्यतया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी एरियल सर्वेज हैं, जितने भी डिजिटलाइज्ड सिस्टम हैं, उसको करती है। तो अब उसका हरसेक का संबंध साइंस टेक्नोलॉजी से निकाल करके, और जो नया डिपार्टमेंट बना है क्रिड डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, अब उसके साथ जोड़ दिया है, और उसके माध्यम से ये सारे सर्वेज और बाकी सारी चीज़ें हरसेक की। क्रिड एक डिपार्टमेंट नया बना है ना हमने, जो पीछे मैंने बताया था, जिसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, उस डिपार्टमेंट में इसको जोड़ा है, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम हमारे ऑफिस में है, श्री वी उमाशंकर जी, वो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। माइक्रो इरीगेशन का जो विभाग है वो अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, लेकिन जैसे केंद्र में वाटर रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट है, उसमें पानी की से जुड़ी हुई जितने भी विभाग हैं, जितने भी योजनाएं हैं, वो सब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जैसे हैं, ऐसे ही हमने माइक्रो इरिगेशन विभाग को अब एग्रीकल्चर से निकालकर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा है, ताकि इरिगेशन के साथ तालमेल भी ठीक रहे और पानी का जितना भी बेस्ट यूज़ हम कर सकते हैं, वो चाहे नहरों का पानी है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है, और चाहे रीयूज ऑफ एसटीपीज वाटर, उसको कर सके। तो माइक्रो इरिगेशन को और बूस्ट देने के लिए इस काम को हमने किया है। पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे, इस पर जो एक प्रावधान था जुर्माने करने का, वो प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर था अभी तक। अब उसको 1%
प्रतिशत प्रति वर्ष उसका जो कलेक्टर रेट है उस रेट को फिक्स कर दिया है कि जो कलेक्टर रेट का 1% जुर्माना उसका हो सकता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से कोई इलीगल उसके ऊपर कब्जा है और उसको छुड़वाना है और मैक्सिमम उसका प्रेजेंट कलेक्टर रेट का 10%, ये इसकी कैप कर दी गई कि इतना जुर्माना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अंबाला में गांव साधोपुर, यहाँ महिला एवं बाल विभाग विकास की ओर से इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन होम, यानी महिला बाल विकास विभाग को एक 7.72 एकड़ ये ज़मीन नगर निगम द्वारा दी गई है ताकि वहाँ एक मल्टीपल यूटिलिटी का, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक होम बन सके, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो खास करके बाल गृह वगैरह में, बालकुंज वगैरह में ऐसे जो रहते हैं, तो अम्बाला में एक बड़ा सेंटर उसका बनाया जाए ताकि उन बच्चों की ठीक से देखभाल हो सके। बड़े प्रमुख विषय तो यही थे जो आज कैबिनेट मीटिंग में हुए, लेकिन अनौपचारिक चर्चा में भी कुछ विषय हमने तय किए हैं। फॉर्मेलिटी उसके बाद में हम तय कर लेंगे कि आगामी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, इसमें पहली बार BCA इस ग्रुप को हम ग्राम पंचायतों के लिए 8% सरपंचों के चुनाव में रिजर्व कर रहे हैं। BCA ग्रुप के लिए ये आज तक कभी पहले यहाँ नहीं हुआ और किसी प्रदेश में भी नहीं है। 8%। BCB इसमें अलग रहेंगे क्योंकि BCB में पर्याप्त संख्या पहले से भी वहाँ सरपंचों की होती है, लेकिन BCA के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें सरपंचों में प्रतिनिधित्व न के बराबर बहुत कम होता है, तो इसलिए 8% उसको रोटेशन में इस ढंग से करेंगे कि 3 वर्ष तक काफ़ी गाँव उसमें आ जाए, 3 टर्म में, 5-5 साल की टर्म का, 15 साल के बाद उसी गांव का रोटेशन फिर दोबारा आ सकता है। ऐसा एक 25% के आसपास गांव में, ये जहां उनकी आबादी ज़्यादा है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ही उनका रिजर्वेशन का प्रोसेस हम बनाएंगे। महिलाओं के बारे में जहाँ तक विषय है, 33% का रिजर्वेशन तो पहले से उसका एक्ट बना हुआ है, और पिछली बार हमने देखा पढ़ी लिखी पंचायतों के प्रावधान के कारण से ये संख्या 42% तक चली गई थी। बहुत अच्छी एक अवेयरनेस जिसको कहना चाहिए महिलाओं के अंदर, पढ़ी लिखी महिलाओं के अंदर है कि पंचायती राज में 42% तक संख्या आए। लेकिन इस बार हमने तय किया है कि हम उनकी 50% भागीदारी ये सुनिश्चित करेंगे। तो और आगे बढ़ने के लिए, यानी आधी आबादी आधी हिस्सेदारी जरूर हो, इस नाते से जैसे पहले हमने कही 50% भागीदारी, अब इसमें प्रारूप निकालेंगे क्या निकलेगा, लेकिन रिजर्वेशन का अलग विषय होता है, भागीदारी का अलग होगा। तो मैं शर्त प्रयोग कर रहा हूँ 50% की भागीदारी। अभी लाएंगे, बिल लाएंगे। अभी तो एक जैसे मैंने बताया अनौपचारिक बातचीत में हमारी सहमति हो गई है। हाँ, और ये वैसे भी दोनों पार्टियों के एजेंडे में ये विषय शामिल था, तो हमने एक विषय को मिल करके इस पर चर्चा करके इसको फाइनल किया। भागीदारी स्पेसिफिक सेक्टर या फिर तमाम? हाँ जी, भागीदारी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए पंचायतों के चुनाव में बताया, पंच और सरपंच पंचायतों के, और इसी प्रकार से पंचायत समिति और जिला परिषद, तो उन सब में 50% की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमने तय कर लिया। कुल मिलाकर के सेशन के समय की जो बीच की औपचारिकताएं होती हैं वो भी कुछ निभाई गई हैं, तो अब सेशन का काम चलेगा। 26 तारीख आएंगे। ऐसा है कि जो पिछले चले आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से डेफर की हुई हैं, कुछ ऑर्डिनेंस होते हैं उनको बनाया जाता है, कुछ डिपार्टमेंट के एजेंडे में होते हैं, एजेंडे में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार कितने आएंगे ये तो सेशन के 3-4 दिन पहले ही पता लगता है। ये जो 75% की बात है वो तो अब एक्ट ही आएगा, और सेशन आ रहा है, ऑर्डिनेंस की बात की 75% युवाओं को जो आरक्षण अभी, और ये 50% वाला भी सर एक्ट में प्रावधान होगा। अभी राज्यपाल महोदय को भेजा हुआ है 75% का, तो राज्यपाल क्या उस पर टिप्पणी करते हैं। हम तो चाहेंगे कि राज्यपाल जल्दी उस पर
हमको लौटा देंगे तो हम उसको अब तो चूँकि ऑर्डिनेंस का कोई अर्थ नहीं है, अब तो उसका बिल ही लेके आएंगे। तो आज हमने एक और भी बिल तय किया कि पहले ऑर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग अलग होती थी। आज एक तय किया कि हम एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आवश्यक होगा, जल्दी करना होगा तो उसका अध्यादेश लाएंगे, और अगर हमारे पास इतना समय है कि अगले आने वाले सेशन तक उसको रोका जा सकता तो फिर बिल लाएंगे। उसमें बार बार इसमें कैबिनेट मीटिंग में नहीं आना पड़ेगा। एक बार की कैबिनेट मीटिंग में दोनों चीज़ें पास करेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट के नाते से कौन सा कितने समय बाद लाना है उसकी स्वतंत्रता डिपार्टमेंट को रहेगी। सर एक इससे हटके सवाल है, आज जो विपक्षी दल हैं उन्होंने, दोनों ने, कांग्रेस ने भी और इनेलो ने भी, ये स्वतंत्रता सेनानियों की और उनके आश्रितों की पेंशन बंद करने का मामला उठाया। इसमें स्थिति कोई पेंशन हमने बंद नहीं की है। स्वतंत्रता सेनानियों को भी जो पेंशन हमने बल्कि बढ़ाई थी, बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, और किसी प्रकार की पेंशन कोई बंद ना की है, ना करने का कोई इरादा है। और इस प्रकार के वो 6 विषयों को लेकर के आने का कोई अर्थ नहीं है। और अब आमने सामने होते तो बात कर लेते, कोई नहीं, 26 को करेंगे। कोई ना कोई कारण पूरा प्रेस नोट जारी हुआ है, नहीं उसका पता करेंगे क्या है, कुछ है मालूम? दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से पूरा प्रेस नोट जारी हुआ है और पूरा से भी प्रेस नोट आया है। हाँ, पूरा प्रेस नोट जारी हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानियों की जो परिवार हैं, विधवाएं हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी है, और जो अभी कुछ बचे हैं स्वतंत्रता सेनानी, अगर उनके पास कोई ऐसा विषय होगा तो जरूर हमको दें, और नहीं तो जनता की अदालत में धज्जियां उड़ाएंगे। एक सर, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कह रहे थे कि पीटीआई टीचर्स के लिए प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लेके आएगी कांग्रेस, किस तरीके से? मैं ये कहता हूं कि जब वो सत्ता में थे बिल उस समय लाना चाहिए था उनको, क्योंकि उन्हीं के समय में 2012 में हाई कोर्ट में उनकी नियुक्तियां निरस्त हो गई थी। उसके बाद शायद डबल बेंच में गए थे या एलपी में गए थे, दोबारा से फिर निरस्त हुई। 2012 से 14 तक वो अच्छे भले शासन में थे, उनको बिल लाना चाहिए था अगर लाने का उनका उस प्रकार का विषय था। नहीं क्यों लाए, ये मैं उनसे पूछता हूँ। फिर हमने तो 2015 से सुप्रीम कोर्ट में लगातार विषय है, 14 के हमारे आने के बाद। हमको अगर किसी प्रकार की कोई दुर्भावना होती तो हमारे पास तो 5.5 साल थे, हम दुर्भावना से लेके आते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारी लड़ाई लड़ने के बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा विषय तय कर दिया, बिल भी ऐसे ही तो पास नहीं हो जाते, उसमें सहमति चाहिए होती है, संवैधानिक विषय होते हैं। और कोई चीज सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि इस दिन ये रद्द होंगे, इनको कोई माना नहीं जाएगा, ये कर्मचारी हैं, क्योंकि तो प्रक्रिया पूरी की नहीं गई और बिना कर्मचारी होते हुए इतने साल वो रहे हैं, तो ये छूट दे दी कि भी जितने पैसे इनको मिल गए हैं उसका तो शौक इनको मान के चलना चाहिए कि भी ये वापस लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई रखना भी नहीं है। लेकिन आगे एक दिन ये कर्मचारी है नहीं, और इन्हीं पोस्टों पर जो स्टेटस उस समय इनकी भर्ती प्रक्रिया का था, उसी स्टेटस को शुरू करो कि इनको सबको बुलाओ, एक डेट दो, परीक्षा लो, एग्जाम लो, वही सिस्टम रहेगा। हमने हालांकि कई सिस्टम उसके बाद बदले हैं, लेकिन बदले हुए सिस्टम भी इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। जो सिस्टम 2000 कब भर्ती हुई थी, 5 में 6 में, तो जो सिस्टम उस समय था उतने ही अंक परीक्षा के, उतने ही अंक इंटरव्यू के, उतनी ही सीटें, उतने ही कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हीं को सबको बुलाओ, जितने आएंगे उसी प्रकार का एक प्रश्न पत्र बना करके इनका एग्जाम लो, इंटरव्यू लो, 1983 लोगों की भर्ती करो। एक और विषय, एक ओवरलोडिंग की बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग का भी आरोप लगा रहे हैं कि ये माफिया जो है ओवरलोडिंग सुनिश्चित ढंग से कर रहा है और सरकार में बड़ा घोटाला हो रहा है। ओवरलोडिंग कब शुरू हुआ था, कब से है? कोई चीज आज शुरू हुई हो तो मैं उसका जवाब दूं। ओवरलोडिंग आज से है क्या? तो जो चीजें हम एक एक करके जिसके ऊपर सिस्टम बना रहे हैं, अब उन सिस्टम्स में बनते बनते उन चीजों को ठीक करते करते समय लगेगा। कई हमने ठीक कर दी, ओवरनाइट सब चीजें ठीक नहीं हो सकती। हम तो हिम्मत कर रहे हैं ठीक करने की, इन्होंने तो एक भी सिस्टम को ठीक करने की हिम्मत कभी नहीं की, कभी हिम्मत जुटाई? हमने कितने विषय ठीक कर दिए। दर दर भटकते थे कर्मचारी, अपने ट्रांसफर के लिए इनके आगे पीछे घूमते थे, हमने उनको भी आज़ादी दे दी कि नहीं
ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे, फार्म भरो, जो आपका स्थान बनता है वो आपको मिलेगा। नौकरियों के लिए इनके इर्द गिर्द लोग घूमते थे पैसों के थैले ले लेके। हमने कहा नहीं, आने की जरूरत नहीं है, स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ लो, मेरिट हासिल कर लो, एग्ज़ाम दे दो, बिना किसी इंटरव्यू के ग्रुप सी और डी के अंदर भर्ती हो जाओ। और हज़ारों की संख्या में लोग भर्ती किए हैं। इनकी हिम्मत हुई। ये तो HCS और IAS भर्ती करते थे, कितना मोटा सिस्टम होता था। आज लगे हुए HCS IAS प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं हूँ भुगतभोगी। अब बताने के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो मुझे पता होते भी नहीं बताऊंगा कौन कौन क्या क्या था, मुझे तो सबसे काम लेना है। लेकिन हमने HCS बनाए तो एलिजिबल कैंडिडेट आ जाओ, 5000 के लगभग आए, एग्ज़ाम लिया, इंटरव्यू में बैठाया, 17-18 लोग चयनित किए HCS में। 5 IAS इस कलम से बन सकते थे। मैंने कहा नहीं, जो लोग एलिजिबल हैं जाओ एग्ज़ाम दे आओ, जितने आएंगे चयन करेंगे, उसमें इंटरव्यू यहाँ भी नहीं लेना, इंटरव्यू UPSC लेगा, 5 गुना कैंडिडेट भेजेंगे, इंटरव्यू दे दो, जो बन के 5 IAS आएंगे उनका स्वागत करेंगे, तलब कर देंगे। किया इन्होंने कभी? किस मुंह से ये बात करते हैं? हमने एक एक चीज को ठीक करते करते, हाँ सब तरह के लोग हैं। आज हमारे कर्मचारी अधिकारियों में ईमानदार भी बहुत लोग हैं, भ्रष्ट भी बहुत लोग हैं। सारे हम 3.5-4 लाख लोगों को एक पलड़े में नहीं डाल सकते, उसके ऊपर शिकंजा कसने का काम हमारा है। जो सिस्टम हम बनाने के लिए लगे हुए हैं, रजिस्ट्रियों का सिस्टम, किसी सरकार ने आज तक ऐसा बोर्ड स्टेप लिया हो कि 15 दिन के लिए रजिस्ट्रियां बंद, आज तक कभी सुना था? ये कब खोलने जा रहे हैं? अब कुछ तो एग्रीकल्चर की तो खोल दी हमने, उसके लिए तो अपॉइंटमेंट दिलाना शुरू कर दिया। अब 17 तारीख से उनकी रजिस्ट्रियाँ शुरू हो जाएंगी, और अगली भी 17 तारीख को रिव्यू कर लेंगे जो सिस्टम हमने बनाने शुरू किए हैं। अगर वो सब बन गए होंगे, क्योंकि 6-7 डिपार्टमेंट है इसमें, ये केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार रजिस्ट्रियाँ करता है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो उस चीज़ को दुरुस्त करने की कई डिपार्टमेंट्स की है। तो हमने सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट किया सिस्टम को, कि अब NOC वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये था, हाथ में NOC आया कि नहीं आया, लेना कि नहीं लेना, बैठे घर पर तय कर देते थे। एक ही रजिस्ट्री को कैसे देखा जाएगा? अब उसकी जरूरत ही नहीं है। आपने जिस तरीके के कदम प्रदेश में उठाए हैं, चाहे वो शिक्षा नीति को लेकर के हो, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के हो, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हो, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय से पेंडिंग थी। और नेशनल, अगर हम राजनीति की बात करें तो वहाँ भी राम मंदिर हो या 370 का विषय हो, ये ऐसी चीज़ें थी जो लंबे समय से सुर्खियों में चली आ रही है। सैकड़ों 16 साल की पड़ी थी। SYL का विषय भी इसी तरीके का है, और चंडीगढ़ के साथ जो हमारे विषय पंजाब के साथ लंबित है, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर 60-40 के रेशो का हो। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकर इसका हल करें। क्या उसमें कोई आगे कोई चर्चा आपकी या उनकी आपसे इसको लेकर के हुई है? क्योंकि 2 सप्ताह का वक्त 28 जुलाई को दिया। देखिए, उस विषय में चूँकि दोनों राज्य सरकारें हैं और साथ में केंद्र सरकार है, अब दोनों राज्य सरकारें आपस में अपने आप बैठ जाएं, कि विवाद तो दोनों सरकारों में है। अगर इतना विवाद आसान होता सुलझना, तो आज से कभी सुलझ गया होता। तो हमारी अपेक्षा यही है कि केंद्र सरकार के ओर से हमको बैठाया जाएगा, उनको कोई तिथि दे के बुला लेंगे, हम बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी करेंगे। और इसमें करने लायक कुछ नहीं है। SYL का पानी चाहिए, जो SYL की निर्णय हो चुका है उसको एग्जीक्यूट करना है, कुल मिला करके केंद्र सरकार ने करवाना है, पंजाब सरकार ने करना है। तो इतना विषय है, इसको किस ढंग से कराएंगे, कब से कराएंगे, केंद्र सरकार बैठ करके तय करा देगी, सुप्रीम कोर्ट में जाके बता देंगे। और नहीं कोई समझौता फैसला हुआ तब भी सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा हमारे हित में करेगा, हक में करेगा और जल्दी करेगा। एक जो विधानसभा का लेकर के मामला है कि 60-40 का है, उसमें भी अब पंजाब के स्पीकर कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं देंगे। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का भी जो मामला है, तो बताया ना, बहुत ऐसे विषय हैं जो आज नहीं खड़े हुए, सालों साल के हैं। और हम ये समझें कि सारे विषय आज एक दिन में निपटेंगे, ऐसा नहीं। कभी कोई निपटेगा, कभी कोई निपटेगा। सद्भावना कभी कभी बनती है, और प्रभु सद्बुद्धि भी कभी कभी देता है। कब किसको आ जाए। एक जो SCT की रिपोर्ट है उसको विजिलेंस जांच करवा रहे थे। SCT की जो रिपोर्ट आई थी खिलाफ मामले में, उसको विजिलेंस अभी उसका अध्ययन करेंगे,
और भ्रष्टाचार के साथ हमारी लड़ाई है। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो ठीक लगेगा वो करें। सीएम साहब, जो पंचायती जमीनों पे आपने कब्जे का बताया, उससे रेवेन्यू को कितना बेनिफिट होगा, ये लॉस होगा? जो आपने कहा कि हमने कैप लगा दी है 1% की। देखिए, ये हमने बढ़ाया है, यानी पहले तो 5,000 से 10,000 ही था, हमने 1% किया है, लॉस नहीं है, 1% ये नहीं बढ़ाया है। हाँ, मैक्सिमम कैप 10% किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मानो कोई 50 साल से कब्जा किए हुए और आज किसी के हिसाब में आके 50% पैसा उसका दे दो, ना कोई देगा ना लेगा और झगड़े बढ़ेंगे। तो इसलिए उन चीज़ों को निपटाने के लिए जो एक सिस्टम है उसमें प्रावधान किया है जिसमें राशि बढ़ाई गई है, कम नहीं किया। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के लिए एक मैसेज देती कल दूंगा। कल बुलाओगे कहाँ सर?